आप लोग को आवाज आ रही है? हाँ, रणधीर कुमार आवाज आ रही है? रणधीर कुमार, हाँ सूरज कुमार, प्रणाम प्रणाम। रणधीर कुमार, सूरज कुमार, मिठू कुमार, मिठू कुमार आवाज आ रही है? मिठू कुमार आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं थोड़ा सा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा पहले। हाँ ऑब्जेक्टिव का रणधीर कुमार, मिठू कुमार ऑब्जेक्टिव भी होगा, थोड़ा पहले थ्योरी देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं कि कूलम के नियम का सदिश स्वरूप को लिखें। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि 2025 में एग्जाम देने वाले हैं आप लोग, उन लोग के लिए, तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले उसको डिस्कस कर लिया जाए। ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का होगा। सबसे पहला आपका कूलम के नियम के सदिश स्वरूप को लिखें। नहीं, कूलम के नियम के सदिश स्वरूप को लिखें। अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। एकदम बहुत शॉर्टकट में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। ऋषुराज खुश रहिए, रणधीर कुमार, मिठू कुमार, गुड मॉर्निंग सभी को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आज का है कि कूलम के नियम के सदिश स्वरूप को लिखें। तो कूलम का नियम में आपको बताया गया था कि दो आवेश होता है Q1 और Q2। कूलम के नियम में आप लोग का बताया गया है दो आवेश होता है। कूलम का नियम में आप लोग याद रखिएगा, कूलम का नियम में दो आवेश है Q1 और Q2। दोनों आवेश का बीच का दूरी मान लीजिए R है। दो आवेश लिए हैं Q1 और Q2, दोनों आवेश का बीच का दूरी R है। दोनों प्लस में है तो ये भी उस पर बल लगाएगा, वो भी इस पर बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। नहीं तो ये भी इस पर बल लगाएगा इधर, और ये भी बल लगाएगा इधर। Q1 Q2 पर बल इधर लगाएगा, Q1 जो है Q2 पर बल इधर लगाएगा, यानी F21 लिखने का मतलब Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, और उधर Q2 जो है Q1 पर उधर बल लगाएगा। Q2 Q1 पर बल उधर लगाएगा। नहीं, Q2 जो है Q1 पर बल उधर लगाएगा, इसका मतलब है कि Q2 जो है Q1 पर बल उधर लगा रहा है, ठीक। तो ये एक दूसरे पर कौन सा बल लगा रहा है? प्रतिकर्षण बल। दोनों के बीच का दूरी R लिए हैं, ठीक है। अब इसका एकांक सदिश ले लीजिएगा। एकांक सदिश ले लेते हैं, मान लेते हैं कि दोनों के बीच का दूरी R है। इसका एकांक सदिश हो गया R12 और इसका एकांक सदिश हो गया R21। क्या हो गया? R21, ठीक है। एकांक सदिश ले लिए हैं, दोनों के बीच में क्या होगा? बल लगेगा। इसका लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा। इसका लैंग्वेज लिखिएगा कि माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 वायु या निर्वात में एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है।
नहीं, Q1 के द्वारा Q2 पर जो लैंग्वेज लिखना है वो बता रहे हैं। Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल F21 है। ऊपर में तीर का निशान भी देना है क्योंकि सदिश रूप में लिख रहे हैं। और Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, Q2 के द्वारा Q1 पर प्रतिकर्षण लगने वाला प्रतिकर्षण बल F12 है। ठीक है, सबसे पहले दोनों के बीच में कूलम्ब का नियम से बल निकाल लेंगे। तो आवेश Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल का फार्मूला 1/4 Q1 Q2 बटे R²। कूलम्ब का नियम में आपको बताया गया बल का फार्मूला होता है 1/4 Q1 Q2 बटे R²। ये बल हो गया। ये तो इस फार्मूला से आप लोग को क्या बल का मान निकलेगा। दोनों आवेश के बीच Q1 और Q2 के बीच जो बल लग रहा है प्रतिकर्षण बल, उसका मान निकलेगा कि कितना न्यूटन का बल लग रहा है। नहीं, लेकिन आज का टॉपिक क्या है, सदिश रूप में लिखना है। आज का टॉपिक है सदिश रूप में लिखना है। तो आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल, आप देख सकते हैं आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल क्या है, F21 है। तो सबसे पहले एकदम शॉर्टकट में बता रहे हैं आप लोगों को, बल का मान पहले लिख लेना है 1/4 Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, इस फॉर्मूला से बल का मान निकले हैं। तो हम देख रहे हैं कि कौन बल लगा रहा है, Q1 बल लगा रहा है। किस पर बल लग रहा है, Q2 पर। कौन बल लगा रहा है, Q1। तो Q1 का एकांक सदिश जो है R12 ले लेना है। क्या ले लेना है, R12 ले लेना है। इससे आपका ये निकल जाएगा। उसी तरह से Q2 के द्वारा Q1 पर निकाल लेंगे। आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 नहीं पर लगने वाला बल, कौन बल लगा रहा है, Q2, यानी कि F21। आप देख सकते हैं बल का फार्मूला तो वही होगा 1/4 Q1 Q2 बटे R²। नहीं, बल का फार्मूला तो वही होगा। और इसका एकांक सदिश ले लेना है। कौन सा सदिश, एकांक सदिश किसका है, Q2 के द्वारा। देखिए Q2 के द्वारा R12 ठीक है। ये आपका जो है आ जाएगा, सीधा याद रखिएगा। 21 रहेगा तो 12, अब 12 रहेगा तो 21। यही उल्टा आपका लिखा गया है। आपका बल कौन लगा रहा है, Q2, आवेश Q2। तो F12, F क्या हो जाएगा आपका 12। कौन बल लगा रहा है, Q2। तो Q2 बल लगा रहा है Q1 पर। तो किसका एकांक सदिश लेना है, Q2 का। Q2 का देखिए यहाँ कितना है, 21। कितना है आपका, 21, यानी कि 21। यही आपका जो है फार्मूला होगा। आप याद रखिएगा 12 है तो 21 है, 21 है तो 12 है। कितना चीज आपको याद रखना है। आपका यही कूलम्ब का नियम का सदिश रूप में आपका व्यक्त हो गया। क्वेश्चन आपका आ गया कि कूलम्ब के नियम के सदिश रूप को लिखें। तो सदिश रूप को लिखें तो बल दो को आगे से मान लिए Q1 और Q2, दोनों के बीच का दूरी कितना है, R है। तो Q1 जो है Q2 पर बल इधर लगा रहा है। देखिए इसका मतलब हो गया F21 का मतलब Q1 के द्वारा Q2 पर बल, जो बाद में है वो बल लगा रहा है, जो पहले है उस पर बल लग रहा है। उसी तरह से Q2 के द्वारा Q1 पर बल, तो Q2 यानी कि Q2 के F12 मतलब क्या, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। बल का पहले फार्मूला लिख दिए हैं कूलम्ब के नियम से। कूलम्ब का नियम आपको बताया गया है 1/4 Q1 Q2 बटे R²। नहीं, उसके बाद क्या है कि हम लोग का फार्मूला लिख लिए हैं। इसी तरह से हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। आपका कूलम्ब के नियम का सदिश रूप आपका आ गया। अगर मान लिया जाए दूसरा क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग,
दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा भी पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में मोहम्मद रियाजुल, सबको गुड मॉर्निंग। निशा कुमारी बोर्ड पे देखो बाबू, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा लिखे, टाइम बहुत कम है हम लोग के पास, इसलिए गुड मॉर्निंग अभी कहने का समय मेरे पास नहीं। टॉपिक तो देखते हैं, स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा लिखें, नहीं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा लिखना है, तो बल का फार्मूला कूलम का नियम में देखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या r², यही ना था। बल का फार्मूला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। हम लोग एप्सिलॉन नॉट को ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर कर रहे हैं, तो F नीचे आ जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन r², है ना। और वही एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखना है आप लोग को, नहीं तो 4 तो संख्या है, संख्या का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता। पाई भी 22/7, वो भी संख्या खत्म। बल का न्यूटन नीचे से ऊपर जाएगा तो न्यूटन इनवर्स, क्या हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स। आवेश का कूलम देखिए Q1 और Q2 दो गो आवेश है ना, तो Q1 Q2 दो आवेश है तो कूलम स्क्वायर, नीचे में दूरी है तो मीटर स्क्वायर, नीचे में है तो ऊपर में जाएगा तो मीटर इनवर्स 2, क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स 2। ये हो गया मात्रक। और अगर बीमा लिखना है तो इसका बीमा भी आप लिख सकते हैं। बल का देखिए, बल का न्यूटन होता है मात्रक का, बल का बीमा mLT इनवर्स 2, mLT इनवर्स 2 आपका जो है ये आ जाएगा mLT इनवर्स 2 नहीं, mLT इनवर्स 2 पर पावर -1 है, आवेश का 80, तो 80 का स्क्वायर कीजिएगा और दूरी का L है, तो L पर देखिए हम -2 है ना, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो m इनवर्स L इनवर्स T स्क्वायर A स्क्वायर T स्क्वायर और L -2 है ना, L -2। आप देख लीजिए m कहाँ कहाँ है, यहाँ है, एक जगह है आपका L पर -1 है और L पर यहाँ -2 है, तो L पर -3 हो गया। T पर देखिए स्क्वायर है, T पर स्क्वायर है, T⁴ हो जाएगा। आपका A स्क्वायर है तो A स्क्वायर हो जाएगा। ये मात्रक और बीमा आपका आ गया, मात्रक और बीमा आपका आ गया। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वेक्टर फॉर्म तो आपका आ गया, कहीं को दिक्कत। अगला क्वेश्चन आपका है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, छोटा कर दे रहे हैं इसको। आपका क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसको ला देते हैं पहले, क्योंकि आप लोग को हो सकता है स्क्रीनशॉट लेना रहे। इतना में कर दे रहे हैं, इतना में तो आपको दिखाई दे देना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन आपका है विद्युत फ्लक्स का परिभाषा आपका है, हाँ से फिर से क्वेश्चन बोले, थोड़ा देर के बाद आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा। पहले कुछ क्वेश्चन कल जो है आपका अभी बता देते हैं। अभी आप लोग का कमेंट देखेंगे तो पता चला कि क्वेश्चन जो है इधर बता नहीं सकेंगे पूरा। हाँ, प्रिज्म की चौड़ाई के लिए व्यंजक क्या, हाँ ठीक है बताएंगे निशा कुमारी, बताएंगे बताएंगे।
वो भी क्वेश्चन आएगा। तो सर उसके बाद है आपका विद्युत फ्लक्स, है ना, आपका क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स। क्वेश्चन आ जाएगा अगर विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में देखिए, बहुत सारा डिटेल तो नहीं हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा हुआ विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और इसका मात्रक और बीमा लिखें, है ना, ठीक है, मात्रक और बीमा लिखें। हाँ अमित कुमार, अभी आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा थोड़ा देर के बाद, अभी क्वेश्चन आप लोग पूछने तुरंत बंद हो जाता है आप लोग का कमेंट, जितना देर में उधर देखते हैं आपका कमेंट जो है मिटा जाता है, इसलिए थोड़ा देर के बाद आपको समय देंगे, तुरंत आप पूछ लीजिएगा, जिसको भी जितना पूछना रहे, हम रोज आपको मौका देते हैं पूछने के लिए आप लोग को, है। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स ये वो परिभाषा आप याद रखिएगा, मेन क्लास में आपको 3-4 को परिभाषा, 4 परिभाषा बताया था कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, एकदम सिंपल परिभाषा आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता और जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल के कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल को हम लोग कहते हैं विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत क्षेत्र जो रहेगा उसका जो तीव्रता रहेगा, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता और जो पृष्ठ है जिससे फ्लक्स गुजर रहा है, जिस वस्तु के पृष्ठ से फ्लक्स गुजर रहा है उसका क्षेत्रफल ले लेना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी विद्युत क्षेत्र के तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल के कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल। दो तरह का गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को कहेंगे क्या, विद्युत फ्लक्स। इसको फाई से सूचित करते हैं, क्योंकि अदिश गुणनफल है तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो बोलिएगा अदिश राशि है। आप डॉट हटाइएगा तो cos थीटा, डॉट हटाइएगा तो cos थीटा, फाई बराबर हो गया ये cos थीटा। थीटा जब भी लेना है सतह से नहीं लेना है, थीटा जब भी लेना है सतह के लंबवत से लेना होता है, नहीं सतह से नहीं लेना है, सतह के लंबवत से लेना है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, सतह के लंबवत से लेना है। यही विद्युत फ्लक्स का परिभाषा है, एक परिभाषा आप याद रखिएगा कम से कम, ठीक है। और इसका मात्रक अगर पूछ लिया जाए, विद्युत फ्लक्स का मात्रा, हाँ मैं मोहम्मद रियाजुल 12th का है, पुराना 12th क्लास का है, जो इस बार 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए क्लास है। तो अगर इसका मात्रक पूछ लिया जाए तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, नहीं जैसा कि आपको लास्ट क्लास बताए थे कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, क्षेत्रफल का क्या, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर है, ये हो जाएगा मात्रक। अगर इसका बीमा लिखने के लिए आ जाए, अगर इसका बीमा लिखने के लिए आ जाए तो न्यूटन बल का है, बल का हो जाएगा ml/2, मीटर है l स्क्वायर 80/-1, ठीक है, m 3 को l हो गया, t पर -2 और t पर -1, t पर -3 हो गया, a इनवर्स हो जाएगा। ये इसका बीमा हो गया, मात्रक और बीमा ये हो गया। हाँ ठीक है, बताएंगे क्या है, बादशाह जो भी हो, खगोलीय दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, फ्रिंज का चौड़ाई सब अभी बचा हुआ है, सबको बताएंगे। क्लियर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल के कौन सा गुणनफल आपको याद रखना है, अदिश गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। उसी तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी इसी तरह का एक फार्मूला याद रखना है, चुंबकीय फ्लक्स में भी इसी तरह का एक फार्मूला याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे विद्युत फ्लक्स यहाँ देखे थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल के कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स, है ना। उसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। कोई दिक्कत? देखिए आप लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं अभी जस्ट बताया गया था कि क्वेश्चन अभी मत कीजिए,
जो भी क्वेश्चन पूछना है हम समय देते हैं, रोज देते हैं, उसी समय क्वेश्चन पूछा कीजिए। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उसको बढ़िया से सुनिए, बढ़िया से देखिए, नहीं तो सिर्फ आप क्वेश्चन करते रह जाइएगा, पता चलेगा हम पढ़ा के निकल गए। तो विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स आपका कहीं कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स में कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोलीय चालक का धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है, सिद्ध करें। सिद्ध करना है, क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध करें कि गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाए, गोलीय चालक का धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो एक गोलीय चालक बना लेंगे, गोलीय चालक है, उसका कोई त्रिज्या होगा, मान लेते हैं त्रिज्या r। तो चालक को आवेश देंगे, किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो उसके बाहरी सतह पर फैल जाता है, और कुछ चालक को आवेश देंगे तो बाहरी सतह पर तो जाएगा ही, अंदर भी प्रवेश करेगा नहीं। तो चालक को आवेशित करेंगे तो सतह पर फैल जाएगा। बहुत सिंपल है, सतह पर एक समान रूप से क्या होगा, आवेश फैल गया। अब सतह पर विभव निकाल लीजिए, चालक की सतह पर विभव, चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव निकाल लीजिए। विभव का फार्मूला आपको बताया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R विभव निकाल लिए। आपको धारिता निकालना है। क्वेश्चन आपका है कि धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है नहीं। तो चूंकि धारिता का फार्मूला आपको बताया गया है C बराबर Q बटे V नहीं, C बराबर Q बटे V। V का मान देखिए यहाँ आया हुआ है, उसको रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। Q Q कट जाएगा, C बराबर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि C समानुपाती R नहीं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नियतांक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9। सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का मान पूछे तो 8.85 × 10 की पावर -12। इसी तरह से देखिए सिद्ध हो गया आपका। क्वेश्चन अगर आ जाए कि गोलीय चालक का धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है, सिद्ध करने के लिए तो लैंग्वेज इसमें लिख लीजिएगा कि माना कि एक गोलीय चालक का त्रिज्या कितना है R, इसको Q आवेश से आवेशित किए तो आवेश उसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल गया है ना। तो चालक के पृष्ठ पर हम लोग विभव निकाल लिए। पहले विभव का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R नहीं। ये विभव आ गया। धारिता आपको निकालना, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो धारिता C का फार्मूला क्या होता है, Q बटे V। Q बटे V, तो Q का मान, Q तो रहने दिया, V का मान यहां से रख दिया। Q कट गया, नीचे से ये ऊपर चल गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका नियतांक है, यानी कि C समानुपाती क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अस्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, क्वेश्चन आ जाए कि अस्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, तो अस्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है कि किसी भी चालक को, किसी भी बॉडी को बाहरी विद्युत क्षेत्र से, बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अस्थिर विद्युत परिरक्षण। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अस्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है,
तो किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अस्थि विद्युत परिरक्षण। जैसे आप लोग चल रहे हैं, किसी कार में आप चल रहे हैं और अचानक बिजली गिरने वाली है, तो आप क्या करेंगे? आप चल रहे हैं और अचानक बरसात के दिन में और अचानक बिजली गिरने वाली है, तो क्या करेंगे? पैर को कहीं लगा देंगे, ये गाड़ी को कहीं लगा देंगे, अच्छा गाड़ी के अंदर सुटुक जाएंगे? इस तरह से नहीं, गाड़ी चलते भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना खिड़की दरवाजा है सब क्या होगा? उसको पैक कर देंगे, बंद कर देंगे। सभी खिड़की दरवाजे इत्यादि क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा? आपका जो है बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बच जाएगा, कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? यही आपका जीवन उपयोगी उपयोग है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि समविभवी पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभवी पृष्ठ किसे कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। सम का मतलब हो गया समान, अब विभवी का मतलब विभव, पृष्ठ का मतलब पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा? समान होगा। अगर यहाँ का विभव 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट। विद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वैसा पृष्ठ जिसके सब जगह का विभव क्या होगा? समान होगा। विभव अगर समान है तो इस तरह के पृष्ठ को कहेंगे क्या? समविभवी पृष्ठ। ठीक है, परिभाषा लिखने के लिए आ जाएगा। क्लियर है? जब विभव समान है तो विभवांतर कितना हो जाएगा? 0। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, नहीं, विभव के अंतर को क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। जब विभव समान है तो विभवांतर कितना हो जाएगा? 0। विभव जब समान है तो विभवांतर कितना होगा? 0। विभव के अंतर को क्या कहेंगे? विभवांतर। 10 - 10 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? विभवांतर कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, कार्य बराबर होता है विभवांतर गुने आवेश। कार्य बराबर क्या होता है? विभवांतर गुने आवेश। जब विभवांतर 0 हो गया और कोई भी आवेश रहेगा, किसी भी आवेश को एक जगह से दूसरा जगह ले जाइएगा, नहीं, किसी भी मान लेते 10 कूलम 20 कूलम कोई भी आवेश को, कोई भी चार्ज बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह आप ले जा रहे हैं, तो ले जा रहे हैं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, लेकिन आप ले जा रहे हैं कौन सा पृष्ठ पर? समविभवी पृष्ठ पर। और समविभवी पृष्ठ अभी जस्ट बताए थे, विभव सब जगह के क्या होगा? समान होगा। और जब विभव समान होगा तो विभवांतर 0, और जब विभवांतर 0 तो 0 में कुछ से गुना कीजिएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा? 0। यानी कि समविभवी पृष्ठ पर विभव समान, विभवांतर 0, कार्य 0। अच्छा, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा सतह के क्या होता है? लंबवत होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी चालक का पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा सतह के लंबवत क्यों होता है? विद्युत क्षेत्र हमेशा सतह के लंबवत क्यों होता है? एक लाइन में आंसर कर देना है कि उसका पृष्ठ, चालक का पृष्ठ कैसा पृष्ठ होता है? समविभवी पृष्ठ होता है। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हमेशा सतह के लंबवत होगा। कभी भी दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटता है। समविभवी पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। तो समविभवी पृष्ठ में कहीं कोई दिक्कत पूछेगा कि समविभवी पृष्ठ क्या है, तो कह दीजिएगा कि वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा? समान होगा। अब विभवांतर कितना होगा? 0 होगा। कार्य कितना होगा? 0 होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होगा किधर? सतह के लंबवत होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? कभी काटेगा? नहीं काटेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विभव मापी क्या है, नाम से पता चल रहा है विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? विभव मापी क्या है? तो एक लाइन में कहना, नाम से पता चल रहा है, नहीं, विभव को मापने का यंत्र। विभव को मापने का यंत्र को विभव मापी कहते हैं। विभव मापी उस मापी को कहते हैं, उस मापने वाला यंत्र को कहते हैं जिसके सहायता से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल को, लखीसराय के भाषा में क्या कहते हैं, उसके वोल्टेज को, बैटरिया के वोल्टेज को, किसी सेल के विद्युत वाहक बल को मापते हैं
दो प्लेट के बीच जो विभवांतर रहता है उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। बैटरी के सेल के अंदर जो कैथोड है एनोड, दो जो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच जो विभवांतर रहता है उसी को विद्युत वाहक बल, और उसी विद्युत वाहक बल को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसी यंत्र को हम लोग कहेंगे क्या, विभव मापी। पूछ दिया जाए कि विभव मापी क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, तो विभव मापी एक ऐसा मापक यंत्र है, विद्युतीय यंत्र है जो किसी सेल के विद्युत वाहक बल को, ठीक है, मापने का काम करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी इससे मापते हैं। दो गो उपयोग अगर पूछ दिया जाए कि विभव मापी का दो उपयोग लिखें, तीन गो उपयोग लिखें, तो पहला तो उपयोग यही है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल को मापता है। दूसरा उपयोग कर सकते हैं इसका आंतरिक प्रतिरोध को मापता है। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल के अंदर जो रासायनिक पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसके कारण उसके अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जो करंट को रोकने का काम करता है, उसी को आंतरिक प्रतिरोध कहता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी इससे मापते हैं। दो सेल का विद्युत वाहक बल का तुलना भी करते हैं। तीन उपयोग आपका आ गया नहीं। पहला उपयोग विभव मापी का, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापना। दूसरा उपयोग आंतरिक प्रतिरोध मापना, है ना। तीसरा उपयोग दो सेल का विद्युत वाहक बल का तुलना करना। तो विभव मापी का उपयोग यही है और विभव मापी यही है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विभव मापी और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, वोल्ट मीटर, विभव मापी और वोल्ट मीटर, नहीं, ये भी वोल्टेज नापेगा, ये भी वोल्टेज नापेगा, है ना। विभव मापी से भी विभवांतर ही मापते हैं और वोल्ट मीटर से भी विभवांतर मापते हैं। दोनों में अंतर क्या? तो एक लाइन में जान लो बाबू कि विभव मापी से जो वोल्टेज नापाता, जो विभवांतर नापाता, वो एक्यूरेट मान होता है, सही मान। अगर किसी सेल का या तार के किसी दो छोर के अगर विभवांतर को सही मापना है, एक्यूरेट वोल्टेज आपको नापना है, तो हम लोग विभव मापी का प्रयोग करते हैं। और वोल्ट मीटर से भी वोल्टेज नापाता है। वोल्ट मीटर भी आप पढ़े हैं कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है कि जिसके सहायता से विभवांतर को मापा जाता है, लेकिन इससे जो विभवांतर मापाता है वो एक्यूरेट मान नहीं आता है। उसका मान जब भी आएगा जो एक्चुअल वैल्यू रहेगा उससे कुछ कम आएगा, ज्यादा भी नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन में दे देगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा, बराबर आएगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसा दे देगा। तो सीधा कहना है कि वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज जो नापाता है, जो विभवांतर मापते हैं, वो वास्तविक वैल्यू जो होना चाहिए विभवांतर का उससे कुछ कम मान को ये मापता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसके द्वारा मापा गया विभवांतर का मान एक्यूरेट वैल्यू से, वास्तविक वैल्यू से कुछ कम होता है। इसलिए एक्यूरेट वैल्यू अगर मेजर करना, मापना है, तो हम लोग विभव मापी का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक विद्यार्थी है वो भूल से आमीटर को जोड़ दिया है समांतर क्रम, आमीटर को क्वेश्चन आ जाए कि आमीटर को जोड़ दिया है, क्वेश्चन अगर आ जाए कि आमीटर को सीरीज में जोड़ दिया है श्रेणी क्रम में, आमीटर को श्रेणी क्रम में, अब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना है ना कि नहीं जोड़ना है? देखिए कैसे जोड़ना है, हम आपको बता देता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जब आमीटर का प्रतिरोध कम होता है, आमीटर का प्रतिरोध कम होता है, और उसको और विद्यार्थी क्या किया है, उसको जोड़ दिया है समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में जोड़ दिया तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध और घट जाएगा, और जब प्रतिरोध घट जाएगा तो करंट बहुत ज्यादा चल जाएगा, बहुत ज्यादा विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगा, जिससे कॉइल को जलने का संभावना हो जाएगा। कॉइल को, कुंडली को क्या होगा? जलने का संभावना हो जाएगा। इसीलिए इसको पैरेलल में नहीं जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। आमीटर को जब भी जोड़ेंगे किधर? श्रेणी क्रम में।
आमीटर को विद्युत परिपथ के जब भी जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, उसका उल्टा वोल्ट मीटर, उसका उल्टा जो है वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या ज्यादा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0। ये सब वैल्यू ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, सीधे कहिएगा नगण्य 0। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है ज्यादा, और उसको विद्यार्थी जोड़ दिया है आरो उसको श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है ज्यादा, उसको जोड़ दिया है कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध बहुत बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, बहुत घट जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फैराडे लॉ, फैराडे का नियम, क्वेश्चन आ जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम, क्वेश्चन आपका आ जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए किसका नियम, फैराडे का नियम। तो फैराडे देखिए 2 नियम दिए थे, फैराडे जो साहब थे उन्होंने 2 नियम दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए। ऐसे तो फैराडे बहुत अच्छा वैज्ञानिक थे। पहला नियम आपका है कि जो किसी भी कुंडली में, आपको बताया था मैकेनिज्म, आपको लास्ट क्लास बताया गया था कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, कौन, एसी प्रत्यावर्ती धारा, डीसी नहीं एसी, एसी प्रत्यावर्ती धारा जिसका मान और दिशा हमेशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता है, उस धारा को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो जब मान बदल रहा है, विद्युत धारा बदल रहा है, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी बदलेगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। अब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और अगर कुंडली अगर बंद परिपथ में है, यानी कि स्विच ऑन है, बंद परिपथ मतलब स्विच ऑन, स्विचवा देल है, और खुला परिपथ मतलब स्विच ऑफ है। अगर स्विच दिया हुआ है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो फैराडे का पहला नियम में कहना है, फैराडे का पहला नियम में कहना है कि किसी कुंडली में जो बल उत्पन्न होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है। नहीं, चुंबक होता है किसी भी कुंडली में, पहला नियम कहना है प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, सबके कारण होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है। जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज्यादा उतना प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अगर कम होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, कम होगा। और अगर कुंडली बंद परिपथ में है, कुंडली अगर बंद परिपथ में है तो प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है, पहला नियम क्लियर। पहला नियम में यही कहना है, 2 नियम लिखे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, कितना नियम, 2 नियम। पहला नियम लिख के डैश देना, जब लैंग्वेज लिखिएगा तो सीधा लिखना है कि किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि कुंडली बंद परिपथ में है, स्विच दिया हुआ है, तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होता है। और दूसरा नियम में क्या लिखना है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। दूसरा नियम में कहना है। पहला नियम में सिर्फ इतना लिखना है कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और यदि कुंडली बंद परिपथ में तो प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होगा। दूसरा नियम में कहना है आपका कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका दूसरा नियम में कहना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दोनों नियम, आपका कोई दिक्कत है तो बोलिएगा।
दोनों नियम है, नहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फार्मूला, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फार्मूला पूछा हुआ है, हाफ बी स्क्वायर बटे न्यू नॉट। याद रखिएगा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फार्मूला 1/2 बी स्क्वायर बटे न्यू नॉट, याद रखना है। विद्युत ऊर्जा घनत्व का फार्मूला, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, विद्युत ऊर्जा घनत्व का फार्मूला। तो विद्युत ऊर्जा घनत्व का फार्मूला जो होता है, विद्युत ऊर्जा घनत्व का फार्मूला जो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है दोनों, और दोनों का अनुपात अगर पूछ दिया जाए तो एक होता है विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, दोनों का अनुपात अगर पूछ दिया जाए तो दोनों का अनुपात जो होता है एक होता है। क्लियर है? ट्रांसफार्मर आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कितना प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर जो है आपको बताया था कौन प्रेरण, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसमें ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, लेकिन वोल्टेज और करंट का वैल्यू को ये चेंज करने का काम करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जिसके सहायता से हम विद्युत धारा यानी करंट और वोल्टेज के वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं। वोल्टेज को बढ़ाना है या घटाना है तो ट्रांसफार्मर का मदद लेते हैं। नहीं, दो तरह का ट्रांसफार्मर भी हम लोग पढ़ेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई और अपचाई, इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। नामे से पता चला वोल्टेज को बढ़ाएगा, वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाएगा नहीं, उसको कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और दूसरा अपचाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटाने का काम करता है ना, जो वोल्टेज को घटाने का काम करता है उस ट्रांसफार्मर को कहेंगे क्या? अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को घटाएगा तो करंट को बढ़ाएगा, यानी कि वो अपचाई ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं जो विभवांतर को घटाता है और विद्युत धारा को बढ़ाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं जो वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है और विद्युत धारा को क्या करता है? घटाता है। क्लियर है? अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग की तरफ से तो पूछिएगा। कोई क्वेश्चन है अगर पूछिएगा, आप पूछिए, जितना क्वेश्चन है जल्दी पूछिएगा, 5 मिनट का समय देते हैं। आप लोग की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, उतना देर में क्वेश्चन दे रहे हैं कि दो असमान आवेश के कारण विद्युत बल रेखा अगर खींचने के लिए कहेगा, दो असमान आवेश के कारण विद्युत बल रेखा खींचने के लिए कहेगा, असमान विद्युत आवेश के कारण नहीं, विद्युत बल रेखा अगर खींचने के लिए कहेगा तो असमान में एक प्लस ले लेंगे, एक माइनस ले लेंगे। हाँ, क्वेश्चन पूछिए। रोशन कुमार ताते, सोहन यादव, मिट्टू कुमार, एसके, गुड मॉर्निंग सभी को। क्वेश्चन पूछिए। संड आपको बता दिया गया था। चलिए, लेट आए, चलिए कोई बात नहीं है, लेट आए रोशन तो बाद में अपना इसको देख लीजिएगा। ऐसे भी जितना देखिए हम खुद स्पीड में चल रहे हैं, चूंकि टाइम बहुत कम है, तो आगे इसको घर में भी जो है 1-2 बार कम से कम वीडियो को देख लिया कीजिए। ऐसे तो इंफॉर्मेशन आपको एक दिन पहले ही दे दिया जाता है कि कितना बजे लाइव होगा, और पहले भी आपको बता दिया गया 11:15 में लाइव शुरू हो जाता है। तो विद्युत बल रेखा इसके बारे में खींचना है, दो असमान आवेश के कारण। बस इस तरह से खींच देना है, हो गया। इस तरह से खींच दीजिएगा, आपका हो जाएगा, काम खत्म। प्लस से माइनस की तरफ जब भी होगा, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से निकलेगा और माइनस में प्रवेश करेगा।
विद्युत बलरेखा हमेशा धन आवेश से निकलता है और ऋण आवेश में प्रवेश करता है। चलिए, और क्वेश्चन कोई है किसी की तरफ से? कोई क्वेश्चन किसी तो बच्चा की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। हाँ, शैलजा कुमारी, हाँ क्या है बाबू? हाँ जल्दी बोलिए। वान डी ग्राफ जनरेटर इधर बताए हैं, परसों या चौथा रोज बताया हुआ है वान डी ग्राफ जनरेटर। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन जब नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग जो क्लास जो हो रहा है उसको कंटिन्यू सभी क्लास आप लोग नहीं देख रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्लास है, कुछ कहने का नहीं। जितना भी क्लास आपका हो गया उसको देखिएगा, जितना भी क्लास आप लोग का हो गया है उसको देखिएगा। तो आप लोग का फ्रिंज के चौड़ाई के लिए व्यंजक है ना, फ्रिंज के चौड़ाई के लिए व्यंजक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ्रिंज का चौड़ाई के लिए व्यंजक बीटा बराबर डी लैम्डा बटे 2d आपको सिद्ध करना है। नहीं, यंग्स के द्वारा एक वैज्ञानिक था, उन्होंने अपने प्रयोग में 3 पर्दा लिया था। इसमें 2 स्लिट है, S1 और S2, और इससे आगे एक पर्दा है। यहाँ पे ये लंब अर्धक एक डाल दिए हैं। यहां से प्रकाश किरण यहां से जाएगा, यहां से प्रकाश किरण पर्दा पर जाएगा, यहां से भी प्रकाश किरण जाएगा और यहां पर फ्रिंज का प्राप्त होगा। ठीक है, और यहां पर एक लंब डाल दिए हैं यहाँ पे, यहां से इसको मान लेते हैं A, और यहाँ हो गया पथांतर। यहाँ से एक प्रकाश किरण जा रहा है, बिंदु P मान लेते हैं, यहाँ बिंदु O मान लेते हैं, C मान लेते हैं, नहीं तो C इसी को मानते हैं, इसी को O मान लेते हैं। O से P का दूरी जहां पर फ्रिंज जो बन रहा है इसका दूरी मान लेते हैं yn, और जो स्लिट है S1 और S2 दो स्लिट है, स्लिट और पर्दे, ये पर्दा है, ये स्लिट है S1 S2, स्लिट और पर्दा के बीच का दूरी हम लोग मान लीजिए कैपिटल D। ठीक है, और दोनों स्लिट के बीच का दूरी हम लोग माने हैं 2D। ये देखिएगा आप लोग का जो मैकेनिज्म आपको बता रहे हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है 2025 के लिए। 2 स्लिट लिए हैं S1 S2, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश किरण जाएगा, एक प्रकाश यहाँ से जाएगा, और यहाँ पर पर्दा जो कि D दूरी पर, कैपिटल D दूरी पर, कैपिटल D दूरी पर निर्माता सूत्र सिद्ध कर चुके हैं विकास कुमार सिद्ध कर चुके हैं। चलिए इधर देखिए, जितना बच्चा है इसका मतलब क्लास आप लोग टोटल क्लास नहीं किए हैं। क्लास इधर आज 11वां क्लास है, इसके पहले 10 क्लास हो चुका है। ब्रह्मास्त्र बैच बाय AK फिजिक्स ट्यूटोरियल लिखिएगा, आपका मोबाइल के YouTube पे आ जाएगा। जितना भी क्लास हुआ है सारा क्लास आपका आ जाएगा। ब्रह्मास्त्र बाय AK फिजिक्स ट्यूटोरियल लिखिएगा, आपका जितना क्लास हुआ है 2025 के लिए सब क्लास उसमें आ जाएगा। आप उसको बढ़िया से 2 बार 3 बार करके देख लिया कीजिए। लगभग में सब टॉपिक हो गया है जितना इंपॉर्टेंट था। 2-3 टॉपिक आपका बचा हुआ है मात्र, अभी 3 दिन और क्लास लेना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या है कि S2 और A के बीच पथांतर हम लोग मान लेते हैं डेल्टा x। हम लोग पथांतर ले लेते हैं डेल्टा x, ठीक है, पथांतर लिए हम लोग या डेल्टा x। और उसके बाद एक यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिए हैं थीटा। आप लोग का कोई दिक्कत रहे तो बोलिएगा। अच्छा टाइम हो गया, ठीक है, तो टाइम हो गया तो कल जो है, कल इसको रहने दीजिए। तो कल आप लोग का क्लास जो है
इसी समय हाँ ऑब्जेक्टिव का भी होगा, ऑब्जेक्टिव का भी क्लास होगा। चूंकि टाइम हो गया है तो अभी जा रहे हैं, और किसी तरह का डाउट्स वगैरह भी रहे तो पूछा कीजिए, किसी भी तरह का डाउट्स रहे तो पूछा